नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। चैत्र नवरात्र के 9वें दिन रामनवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के साथ अपने सरकारी आवास पर पूजन किया और कन्या पूजन करके प्रदेश और देशवासियों के लिए संपन्नता का आशीर्वाद मांगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में विधि विधान से कन्या पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्व के कल्याण और शांति की प्रार्थना की। उन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिन की भावना से 9 दुर्गा की प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन कराया। वहीं मुख्यमंत्री ने आदिशक्ति भगवती के उपासना पर्व नवरात्रि की भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चुनाव प्रचार के लिए नैनीताल पहुंचे, जहां कैची धाम में दर्शन करने से पहले उन्होंने घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल के छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री सीएम ने बता दें आपको कहा कि स्कूल के छात्रों से बातचीत की। मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर छात्र उत्साहित दिखाई दिए। इस दौरान बच्चों ने धामी बता दें आपको सीएम धामी के साथ फोटो भी खिंचवाई। बता दें आपको सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल के छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों के साथ तस्वीरें भी खिंचाई, छात्रों से बातचीत भी की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी इन छोटे छोटे बच्चों के बीच पहुंचे, छात्रों के बीच पहुंचे और इन सभी से बातचीत की, इनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई हैं। नैनीताल उत्तराखंड में बता दें आपको सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां पर उन्होंने सैनिक स्कूल पहुंचकर छोटे छोटे बच्चों से, स्कूली बच्चों से, छात्रों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर बच्चों के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। तस्वीर आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से बच्चों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हुए। बच्चे भी मुस्कुराकर उनसे बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर बच्चों से बातचीत की, उनसे तमाम विषयों पर बातचीत करते नजर आए। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर छात्रों से मुलाकात के बाद उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई। वहीं चुनाव आयोग ने अपने विशेष निगरानी और छापा अभियान में नकदी, शराब, ड्रग्स और मुफ्त सामान जब्त का नया रिकॉर्ड बनाया है। बता दें आपको कि चुनाव प्रचार में धनबल को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष निगरानी और छापा अभियान में उत्तराखंड से 22.5 करोड़ रुपए की नकदी, शराब, ड्रग्स और तमाम कीमती धातु भी बरामद की है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बरामद राशि की तुलना में ये 3 गुना से भी अधिक राशि है। इस नकदी जब्त के बता दें आपको मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। वहीं चुनाव आयोग ने इसके लिए सभी 5 लोकसभा सीटों पर प्रवर्तन टीमें, निगरानी दलों की भी तैनाती की है। दिल्ली में चुनाव आयोग की ओर से पहले चरण के चुनाव के संबंध में जब्त की गई राशि के राज्यवार आंकड़े भी जारी किए हैं। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VVRC पुरुषोत्तम ने बताया है कि इस बार हमने कई टीमें बनाई हैं। आम जनता, कई विभाग, आयकर विभाग के साथ खुफिया निगरानी विभाग, कस्टम, आबकारी, स्थानीय पुलिस, अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के परस्पर समन्वय और सहयोग से हम सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। इस बार हमने 2019 की चुनाव की तुलना में हमने काफी बड़ी मात्रा में इस बार लिकर, कैश की यहाँ पर हमने बरामदगी किया है। लगभग 17 करोड़ रुपए की वैल्यू का अभी तक हमने बरामदगी किया है। अभी 2-3 दिन और बचा है, तो उम्मीद है कि ये मात्रा बढ़ेगी यहाँ पर, क्योंकि लास्ट फेज में हमारी सख्ती भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हमारे जो फास्ट ट्रैक टीम और वीडियो सर्विलेंस टीम काफ़ी सख्ती हम करते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित जुड़ चुके हैं। पवन, ये बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है क्योंकि पिछले चुनाव में जिस तरह से कार्रवाई की जा रही थी, इस बार उससे भी ज्यादा तेजी से कार्रवाई की गई है।
बिल्कुल नेहा, जब से आचार संहिता लागू हुई है और जी। उसके बाद से लगातार निर्वाचन आयोग के द्वारा लगातार जो मॉनिटरिंग की जा रही थी, लगातार जो चेकिंग अभियान जारी रखा गया था। जी। तो उसके आधार पर जो अभी तक के जो आंकड़े हैं, उसके आधार पर जो मुख्य चुनाव अधिकारी के द्वारा जो प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि लगभग 17 करोड़ से अधिक की अभी तक का लीकर जब्त किया गया है, जो कि किसी न किसी प्रत्याशी का है या फिर किसी अन्य का भी है, तो उसे अवैध तौर पे उसको जब्त किया गया है। और इसके साथ ही लगभग 20 से अधिक 22 करोड़ नकदी भी अभी तक बरामद की जा चुकी है इस पूरे आचार संहिता के दौरान। और अभी भी ये अभियान लगातार जारी है। इसके लिए अलग अलग जो पर्यवेक्षकों की टीमें तैनात की गई हैं, जगह जगह पर चेकिंग अभियान जारी है। और आज शाम 5 बजे से सभी प्रदेश की सभी सीमाएं भी सील कर दी जाएगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश से लगी हुई हो, चाहे वो हिमाचल से लगी हुई हो, चाहे वो हरियाणा से लगी हुई हो, चाहे वो नेपाल से लगी हुई सीमा हो। इन सब पे चौकसी भी बढ़ा दी जाएगी और पूरे 48 घंटे तक ये पूरी सीमाएं अब सील रहेंगी आज शाम 5 बजे से। और इसके साथ ही जो प्रवर्तन की टीमें हैं, वो सभी प्रवर्तन की टीमें लगातार आय कर विभाग से, पुलिस से, प्रशासन से मिलकर के सामंजस्य स्थापित करके ये चेकिंग अभियान कर रही हैं। जी पवन, निर्वाचन आयोग के सामने अब किस तरह की चुनौतियां बची हुई हैं, क्योंकि अब चुनाव को ज्यादा दिन नहीं बचा है। मान लीजिए परसों से चुनाव है 5 सीटों पर, इस वक्त किस तरह का माहौल है? हाँ बिल्कुल नेहा, आपको बता दें क्योंकि अब मुख्य तौर पर चुनाव आयोग की जो कार्रवाई है और इसके साथ साथ जो जिम्मेदारी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आज शाम 5 बजे से अब निगरानी के तौर पर जो चुनाव आयोग है उसको ये भी निगरानी रखनी है कि किसी प्रकार की जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसकी कहीं न कहीं अवहेलना तो नहीं हो रही, इस पर भी मॉनिटरिंग करनी है। इसके साथ ही जो मतदान स्थल के लिए जो टीमें हैं उनको भी रवाना करना है और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम करने हैं और मतदान होने के बाद में उनकी बेटियों को भी सुरक्षित जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहां तक पहुंचाना है और मतगणना तक उनकी निगरानी रखनी है। तो ऐसे में अब जो विशेष तौर से चुनौतियां हैं, क्योंकि पर्वतीय राज्य है, ऐसे में क्योंकि 12 टीमें कल ही अपने अपने जो जिन मतदान स्थलों पर जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी उनको लगभग 72 घंटे पहले ही मूव कर दिया गया था। और अब कुछ जो लगभग 700 से अधिक जो टीमें हैं वो आज रवाना हो जाएंगी और कल रवाना होने वाली जो टीमें होंगी वो इससे 11,000 से अधिक बूथों के लिए जो टीमें हैं वो उसके बाद में रवाना होंगी, यानी कि 18 तारीख को रवाना होंगी, एक दिन पहले। तो इस तरीके की अब इन टीमों को वहां तक पहुंचाना है। कई जगह पर बर्फबारी के इलाके हैं, कई जगह पर अति दुर्गम जहां पर पैदल यात्राएं कर करके जो मतदान स्थल तक पहुंचना होगा, तो कई जगह पर दुर्गम स्थिति में वहां पर मतदान होगा। और ऐसे ही संवेदनशील जो क्षेत्र है, संवेदनशील जो पोलिंग बूथ है, उन पर चौकसी भी जो निर्वाचन आयोग के द्वारा बढ़ाई गई है और उस पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कैसे संपन्न हो सके, ये बड़ी चुनौती है इस वक्त अब चुनाव आयोग के लिए। पवन, सुरक्षा के लिए किस तरह से टीमें गठित की गई हैं? हाँ बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी के लिए कल भी चुनाव आयोग के द्वारा सभी जिलों के जिलाधिकारी और एसएसपी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी सुरक्षा की अभी तक की अपडेट ली गई और किस तरीके से मतदान तक ये आचार संहिता ये जैसे ही ये जो चुनाव प्रचार आज थमेगा 5 बजे, वह उसके बाद की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, प्रत्येक मतदान स्थल पर जो पुलिस प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो कैसी रहेंगी, उसको लेकर के समीक्षा की गई थी। और इस पर अब कहा जा सकता है कि अर्धसैनिक बल के साथ में स्थानीय पुलिस के जवान और होमगार्ड को भी ड्यूटी पर तैनात किया गया है। प्रत्येक मतदान स्थल पर बेहतर व्यवस्था हो, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, किसी प्रकार की कोई भी अराजक तत्व के द्वारा कोई भी वहां पर गड़बड़ी न हो सके, एकदम निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था की गई है। पवन, जैसे कि आपने कहा कि एक पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड, तमाम यहाँ पर ऐसे रास्ते हैं, तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर सड़क नहीं जाती है या फिर बर्फबारी की वजह से अगर किसी भी वजह से मौसम खराब होता है लोग फंस जाते हैं, क्या इसको लेकर भी कोई तैयारी की गई है? हाँ बिल्कुल, एक तरफ नेहा आपको बता दें जहाँ
किसी प्रकार की जो संभावनाएं हैं, जहां पर जो आपदाएं आने की जो संभावनाएं हैं या कहीं भूस्खलन होने की संभावनाएं हैं या फिर बर्फबारी के कारण कोई दिक्कतें आने की संभावनाएं हैं, तो ऐसी जगह के लिए कुछ हेलीकॉप्टर भी चुनाव आयोग के द्वारा यहाँ पर रिजर्व में रखे गए हैं, ताकि कोई भी अव्यवस्थाएं होती हैं तो उसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा, उनको कैसे रेस्क्यू किया जाएगा। तो एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के भी मुस्तैदी दिखाई गई है, और दूसरा जो मतदान कैसे शांतिपूर्ण हो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ में अगर कोई मतदाता या फिर पोलिंग पार्टियां जो जाती हैं, पीठासीन अधिकारी से लेकर के अन्य कर्मचारी, अगर उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कतें होती है तो स्वास्थ्य विभाग को भी एक एयर एम्बुलेंस उसके लिए तैयार रखी गई है, तुरंत उनको एयरलिफ्ट किया जा सके। और अन्य जो एम्बुलेंस की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी जगह जगह पर जो पॉइंट्स हैं उसको निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक वहां पर तैनात किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, ज्यादा जानकारी के लिए। देश के अंदर लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। ऐसे में लोकसभा नैनीताल उधम सिंह नगर में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस स्टार प्रचारक बता दें आपको लगातार जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में आज मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री मजहर नईम नवाब ने काशीपुर में जनसभा की, जिसमें मुसलमानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत कराया गया और नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि देश का मुसलमान अब नरेंद्र मोदी के साथ है। नरेंद्र मोदी की सोच सबका साथ सबका विकास है। कांग्रेस ने केवल मुसलमान को डराकर उनका वोट बैंक बनाकर राजनीति के तौर पर इस्तेमाल किया। मुस्लिम समाज के वोटों को केवल कांग्रेस तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल करती रही, वोटों के बाद इस्तेमाल करके फेंक देती है। तो बता दें आपको, काशीपुर पहुंचे मजहर नईम, जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार की तमाम नीतियों का जमकर बखान किया, प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और इसी के साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ राजनीति के लिए मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल किया है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास पर विश्वास करती है। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने जो मुसलमानों को बरगरा करके वोट बैंक हासिल किया, हम ये कहने आए हैं पूरे देश में जो 10 सालों में गरीब कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं, सबसे ज्यादा गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज को मिला है। और फिर मोदी जी ने 5 साल की गारंटी ली है कि गरीबी को समाप्त करेंगे, गरीबों को उनका अधिकार देंगे। जो महिलाएं जो हमारी थी, मुस्लिम महिलाएं, जिनको आज़ादी के बाद कभी उनके अधिकार नहीं मिले, वो मोदी जी ने दिए। 3 तलाक का हर व्यक्ति को योजना का लाभ मिला, चाहे आयुष्मान योजना हो, गरीब कल्याणकारी में चाहे अनाज फ्री देने की बात हो, चाहे गरीबों को घर देने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उज्ज्वल योजना के तहत 10 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिए हो, उसमें मुसलमानों की भागीदारी, चाहे राहत कोष दिया हो तो मुसलमानों को दिया है। तो हम तो मुसलमानों से कहने आए हैं, कांग्रेस के भड़काए में ना आए। अपनी लोकसभा चुनाव के मतदान में मात्र 2 दिन का समय बचा है। ऐसे में आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज डोर टू डोर जाकर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रही हैं। बता दें आपको कि कर्णप्रयाग में आज कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजार के दुकानदारों से मिलकर गणेश गोदियाल के लिए वोट मांगे। डोर प्रचार करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट ने गणेश गोदियाल के पक्ष में वोट करने की अपील की है। उत्तराखंड में इससे पहले की बात करेंगे अगर, तो 2 बार बीजेपी 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी है। 400 पार का नारा देती नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है। हम 2 संदेश देना चाह रहे हैं।
जनता को। एक तो यह है कि 19 तारीख में लोकतंत्र का पर्व है, आप अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना है, अपने मतदान केंद्र में पहुंचें और अपनी अंतरात्मा पे आवाज़ दें। जो समाज में जितनी चीज़ें चल रही हैं उसके विरोध में जो समाज विरोधी तत्व हैं उनके खिलाफ वोट दें, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अंकित हत्याकांड हो, चाहे व्यापारियों को परेशानी हो, चाहे ड्राइवरों को परेशानी हो, चाहे अग्निवीर योजना हो, इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखने के बाद वोट देने पहुँचें और मतदान करने अवश्य पहुँचें। और हमें पूरा विश्वास है जनता इस चीज़ को अगर समझेगी तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे 2 नंबर के। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता जनता से ऐसी बातें बोलना चाहते हैं ताकि जनता का मन बदले और उनकी पार्टी को ही वोट दिया जाए। ऐसा ही एक मामला जोशीमठ से सामने आया, जहां पर चुनावी जनसभा के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांग रहे थे, तभी वो भावुक हो गए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के इस भावुकता भरे बयान पर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने चुटकी ली। बता दें आपको कि चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि घड़ियाली आंसू हैं ये, लेकिन इनकी आंखों में तब आंसू नहीं आए जब जोशीमठ में लोग बेघर हो रहे थे, रो रहे थे। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने बता दें आपको कि कहा महेंद्र भट्ट की भावुकता वाली अपील का पक्ष रखते हुए कहा कि भट्ट जमीनी नेता हैं, वो पार्टी से बचपन से जुड़े हुए हैं। जिस विधानसभा को संबोधित करते हुए वो भावुक हुए हैं वो उनका क्षेत्र है, इसलिए वो भावुक होकर अपनी पार्टी के प्रत्याशी को अधिक से अधिक मतों से जिताने की अपील कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से पवन दीक्षित जुड़ चुके हैं। पवन, अब आखिरी समय में और ज्यादा आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं। बिल्कुल नेहा, जिस तरह से क्योंकि आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थमने वाला है और ऐसे में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनता के बीच में जाकर के जनता को कैसे जनता को प्रभावित कर अपने पक्ष में मतदान अधिक से अधिक कराया जाए, इसलिए ये तमाम तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, तमाम तरह के वोट मांगने के तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो इसी के तहत कल प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, क्योंकि उनका वो विधानसभा क्षेत्र भी रहा है, पहले वो वहां से विधायक भी होते थे, हालांकि इस बार हार गए थे, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे हैं, कल मुख्यमंत्री भी उनके साथ थे और गढ़वाल प्रत्याशी अनिल बलूनी भी उनके साथ में थे, तो वो वहां पर बात करते हुए अपनी जनता के बीच में उन्होंने अपने प्रत्याशी के लिए अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की और इस दौरान वो जनता के बीच में अपील करते हुए भावुक हो गए, जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी ने कटाक्ष भी किया और कटाक्ष करते हुए उन पर कहा कि ये घड़ियाली आंसू है और इससे जनता अब जनता समझ चुकी है, जनता इससे प्रभावित होने वाली नहीं है। लेकिन उस पर भी ये बीजेपी के विधायक विनोद चमोली के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का पक्ष रखते हुए, मजबूती से पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि ये बीजेपी ही है जो अपनी जनता के लिए आंसू बहा सकती है, कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है। लेकिन पवन, कांग्रेस की ओर से ये बड़ी बात कही गई है कि जोशीमठ के लोग जब रो रहे थे, बेघर थे, तो उस वक्त इन्हें दया नहीं आई, इनके आंसू नहीं आए। इस तरह की जो तमाम बयानबाजी है, ये जनता पर असर करेगी क्या? हालांकि जनता पर कितनी असर करती है और कितना जनता इन सब चीजों से प्रभावित होती है, चाहे वो महेंद्र भट्ट के आंसू हो तो या फिर कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा कही गई ये जो टिप्पणी है उस पर अब जनता किसको ज्यादा तरजीह देती है, ये तो अब मतदान के बाद में जब मतगणना होगी तभी पता चलेगा। लेकिन अभी दोनों ही पार्टियों में कड़ा मुकाबला भी देखने को मिल रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहा है, एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं तो भट्ट जी आज बिलखते हुए नजर आए, रोते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अपने तमाम गुरुओं की तरह झूठ बोलते नजर आए। महेंद्र भट्ट जी बिलखते हुए कह रहे हैं कि आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो है उन्हें समर्थन दें, लोग उन्हें समर्थन दें। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में और उत्तराखंड में ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब अपने रोने के वजह से लगता है कि वोट मिल जाएंगे। लेकिन भट्ट जी, मैं आपको याद दिला दूं कि आपके ये आंसू जो आज इस रूप में आ रहे हैं कि
इस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र में आप रोए, उस क्षेत्र के लोग आपके आंसुओं पर वोट दे सकते हैं, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं मानता कि आप इतने भावुक व्यक्ति हैं और आज हार को देखकर आप बिलखने लगे हैं, लेकिन मैं तब मानता इस बात को कि आप भावुक हैं जब जोशीमठ आपदा में ग्रस्त था, लोग सड़कों पर थे, कहीं आसरा नहीं था, और आपने उस समय बड़े दम्भ के साथ, बड़े घमंड के साथ लोगों पर आरोप लगाया था, जो लोग अपनी मांगों के लिए रो रो कर अपने आंखों में आंसू की धाराएं रुक नहीं रही थी। इस स्थिति में आपसे निवेदन कर रहे थे कि हमें राहत दीजिए। उस समय आपने ये कहा कि ये जो मांगे कर रहे हैं ये तो माओवादी हैं। आपको याद दिला दूं मैं। देखिए, महेंद्र भट्ट जी हमारी पार्टी के संगठन के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और बालपन से लगातार पार्टी का काम कर रहे हैं। इस पार्टी ने उनको दिया भी काफ़ी कुछ। आज हमारे राज्यसभा के सदस्य भी हैं और अपने क्षेत्र में जो चुनावी सभा कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर उनके लिए प्रतिष्ठा का विषय भी होना चाहिए और है भी। तो अपने लोगों के बीच में जब आदमी होता है तो कई बार भावनाएं प्रबल हो जाती है, आदमी भावुक हो जाता है। उन्होंने भावुक अपील की है वहाँ लोगों से, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीत कर चल जाए। ये तो एक अच्छी बात है कि कार्यकर्ता इतना भाव प्रधान है कि अपनी जनता से, अपने लोगों के बीच में अपने मनोभावों को रखकर वो पार्टी के लिए समर्थन मांग रहा है। मैं समझता हूं इससे बड़ा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर 19 तारीख को पहले चरण में मतदान होना है, जिसके लिए आज शाम 5 बजे उत्तराखंड में चुनाव प्रचार थम जाएगा। बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस संबंध में टिहरी लोकसभा से बीजेपी के संयोजक और वरिष्ठ नेता रमेश चौहान ने बताया कि आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। जिस तरह से बीजेपी ने टिहरी लोकसभा में अपनी तैयारी की है और जनता के बीच विभिन्न माध्यमों से अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को पहुंचाने का काम किया है, उससे जनता में भी काफी ज्यादा उत्साह है। साथ ही चौहान ने कहा है कि हमारी बूथ स्तर तक की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। मतदान के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित हैं। जिस तरह से हमारी तैयारियां हैं उससे ये तय है कि टिहरी लोकसभा सबसे ज्यादा अंतराल से जीतने वाली है। प्रथम चरण के चुनाव का प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। हमारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। समस्त बूथ स्तर पर हमने अपने कार्यकर्ताओं को तैनात किया है। बूथ स्तर की जो भी तैयारियां हमने पूरी की है और इस लोकसभा के लगभग 2500 बूथों पर 2462 बूथ हैं, उन समस्त मतदान केंद्रों पर हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल उत्साह के साथ खड़ा है। तमाम जनसभाओं के माध्यम से चुनाव प्रचार में आपने देखा होगा कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। हमारी लोकसभा में प्रधानमंत्री जी का और माननीय योगी जी की सभाएं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभाएं हुई है। लोगों में अपार उत्साह है। निश्चित रूप से हम टिहरी लोकसभा को एक बड़े अंतर के साथ जीतने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।